हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी बोर्ड हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर की। जी हाँ, हमने अभी तक 2 चैप्टर देख लिए काफी अच्छे से। एंड फर्स्ट चैप्टर की मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज मिले। मैंने सोचा नहीं था हिस्ट्री के मुझे इतने अच्छे रिव्यूज मिलेंगे। एंड आप लोग ने बहुत उसको लाइक किया, बहुत अच्छे व्यूज मिले मुझे उसके। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच। एंड इसी तरह से इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं सारे ही चैप्टर्स इसके कवर करूंगा। So here I am with the third chapter, that is applied history. अप्लाइड हिस्ट्री क्या होता है ये हम बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये वर्ड अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि आप साइंस के जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, साइंस का जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ग्रेविटी बोलो या मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उसका हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन करते हैं मशीन बनाने में या प्लेन उड़ाने में। तो हमने ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया है, थियरीज का इस्तेमाल किया है। ये उसका एप्लीकेशन होता है। तो हर डिसिप्लिन, हर सब्जेक्ट का 2 चीज होता है, थियरी पार्ट एंड अप्लाइड। आगे जाके भी कैसे होता है ना, फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स अलग होता है। ओके, वैसे ही हिस्ट्री एंड अप्लाइड हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री, अब आप सोचेंगे हिस्ट्री का एप्लीकेशन क्या होगा, ये तो पास्ट की बात है। ये पहली बात का लोगों का मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है कि हिस्ट्री सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। एंड मुझे पर्सनल ही मैं स्कूल टाइम पे सोचता था कि लाइक मेरा सिंपल सा थॉट था, मुझे नहीं जानना है हिस्ट्री यार, मुझे क्यों जानना है कौन कब किसको मार रहा था, कौन किसने किसको कब्जा किया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो द थिंग इज कि पहली बात, हमें मुझे ऐसा मानना है कि हमें अच्छी तरह से सिखाया नहीं जाता हिस्ट्री। जितना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, जितना इंटरेस्टिंग ये बन सकता है क्लास के अंदर, सबसे फेवरेट टॉपिक बन सकता है किसी का भी, अगर ये उस तरह से प्रेजेंट किया जाए, हिस्ट्री उस तरह से प्रेजेंट किया जाए हमें। क्योंकि स्टोरीज सुनना सबको अच्छी लगती है, तो हिस्ट्री इज नथिंग बट स्टोरीज, राइट। इसका प्रेजेंटेशन हमारे क्लासरूम, हमारे स्कूल, इंडियन स्कूल कल्चर में अच्छे से नहीं होता है। दैट इज द रीजन, मेरा कहीं ना कहीं मानना है। लेकिन अभी के किताब बहुत अच्छे हो चुके हैं एंड अभी न्यू जनरेशन टीचर्स आते जा रहे हैं एंड बहुत बेटरमेंट लोग करते जा रहे हैं। एनिमेशन का इस्तेमाल होता है, ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल होता है। हिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट बन सकता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे पहले आपको यह समझ में आएगा कि हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, ये रियल लाइफ में कैसे काम आएगा। लोग समझते हैं हिस्ट्री रियल लाइफ में कभी काम नहीं आने वाला, लेकिन रियल लाइफ में हिस्ट्री क्या काम आएगा, ये इस टॉपिक का मेन मुद्दा है। एंड इसको, ये चैप्टर अगर आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पाया, एक्सप्लेन कर पाया और आपको कहीं ना कहीं वो एकदम बात मन में बैठ जाती है, बिलीव मी, आपका हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। और इस चैप्टर के बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसी फील्ड आप सोच लोगे जिसमें हिस्ट्री रिलेटेड होगा, क्योंकि इसमें वही बात होने वाली है कि कौन से कितने प्रोफेशंस है जो सारे के सारे हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि हिस्टोरियन बनने के लिए ही हिस्ट्री उसको पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसमें हिस्ट्री आती है। एक नॉर्मल बात करें, कैसे इसका मीनिंग क्या होता है कि हर एक में हिस्ट्री कैसे आता है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स का अगर मैं पता लगाने की कोशिश करूं कि नंबर्स किसने बनाए, कब फॉर्म हुआ, किसने ये थियरी दी थी। ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कब, कहां, कैसे, क्यों, ये क्वेश्चन किसके हैं, ये क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं। ये क्वेश्चन हिस्ट्री पूछता है, मैं किसी सब्जेक्ट का हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे ही हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री हर एक के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। ये लॉजिक समझना है यहाँ पे कि हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और यहां पर हम अप्लाइड हिस्ट्री यानी इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे वो सीखेंगे। लेट मी क्विकली जस्ट शेयर विथ यू गाइज द टेक्स्ट बुक। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पहली बार आप मेरा ये चैनल देख रहे हो, मेरा चैप्टर 1 जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। एंड ये रहा टेक्स्ट बुक आपके सामने, दैट इज चैप्टर नंबर 3, अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री का ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चंस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वो लोग ने पार्ट्स में हमेशा की तरह चैप्टर को बांट दिया है। व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स, अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स। तो जो मैं बात कर रहा था कि प्रोफेशनल फील्ड्स कौन से रिलेटेड है हिस्ट्री से, वो भी आपको पता पड़ेगा। ओके, सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री। तो मैंने आपको एक पहले से एक आइडिया दे दी कि एप्लीकेशन करना, हिस्ट्री का एप्लीकेशन करना रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में, प्रेजेंट वर्ल्ड में और फॉर फ्यूचर जनरेशंस के लिए, उसी को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री, दैट इज अप्लाइड
हिस्ट्री। तो इसमें सिंपल, एकदम सिंपल चैप्टर का सार है कि हिस्ट्री पढ़ना है, उससे हमने क्या सीखा है, उससे हमने क्या सीखा। हमने किसी की हमने देखा कि वॉर से कितना हाल बुरा है, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उससे हमने क्या सीखा कि हमें वर्ल्ड वॉर 3 अवॉइड करना है। आज इसीलिए देयर इज अ पैक्ट बिटवीन द नेशंस के कोई भी न्यूक्लियर वॉर चालू नहीं करेगा पहले। देयर इज अ पैक्ट बिटवीन देम। न्यूक्लियर वॉर ऐसे ही चालू नहीं करेगा, कितना बड़ा वास्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। हालांकि हमारे बीच में इसीलिए ये कोल्ड वॉर चलते रहता है। आज 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 करंटली हमारे चाइना और इंडिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। दैट्स अ कोल्ड वॉर। यू नो कि आपने घुस बैठ के थोड़ा सा किसी को, हमारे सोल्जर्स को मार दिया, उन्होंने ये काम कर दिया। तो ये जो काम हो रहा है ये कोल्ड वॉर है, ये डायरेक्ट फेस टू फेस वॉर नहीं है। सो ये फेस टू फेस वॉर के लिए बहुत मुश्किल है आज की तारीख में ये होना, क्योंकि ऐसे ही वॉर चालू नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि वॉर का रिजल्ट क्या होता है। इकोनॉमी खराब हो जाएगी, लोगों का डेथ इतना हो जाएगा, एंड इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, राइट। सो वी हैव लर्नड फ्रॉम आवर पास्ट कि हमें क्या चीज नहीं करनी है और क्या चीज करनी है। सो यही चीज जो है वो है हमारा अप्लाइड हिस्ट्री। सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट द रीडिंग, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। तो सबसे पहले तो इसका एक दूसरा नाम बता दिया कि बाबा अप्लाइड हिस्ट्री को हम दूसरा क्या बोलते हैं, पब्लिक हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पब्लिक हिस्ट्री बोलते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री इज फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंटेम्पररी एंड द फ्यूचर टाइम्स। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी कि हिस्ट्री का अप्लाई करना, एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री, क्यों, बेनिफिट, किसके बेनिफिट के लिए, कंटेम्पररी यानी कि प्रेजेंट। कंटेम्पररी का मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड बहुत बार यूज होता है, कंटेम्पररी टाइम्स। कंटेम्पररी का मीनिंग क्या होता है, अभी, प्रेजेंट, फॉर द प्रेजेंट टाइम्स एंड द फ्यूचर टाइम्स ऑफ द पीपल। Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solutions to the contemporary social issues and incorporate them in the social planning. तो जो गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज बनाती है, जो भी कंट्री अलग अलग स्टेप्स लेती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर पीपल, उसको कहते हैं सोशल प्लानिंग। उसके अंदर जो इश्यूज है हमारे, पोवर्टी इश्यूज हो गया, हंगर इशू हो गया, या फेमाइन इश्यूज हो गए, कहाँ पे बाढ़ आ जाती, जैसे कि साइक्लोन आया था अभी रिसेंटली मुंबई में। सो हमने काफी अच्छे से हम लोग प्रिपेयर्ड थे उसके लिए, क्योंकि हमारे को हिस्ट्री पता था साइक्लोन्स का कि ये कैसे पास होता है, उसको हम ट्रैक कर रहे थे। हमें लास्ट टाइम पता था कौन से जोन्स में ज्यादा असर हुआ था। सो वी वर रेडी विद द एम्बुलेंसेज एंड द जो टीम होती है अलग अलग साइक्लोन को, ये लोग जो पुलिस वगैरह जो होते हैं वहां पे पहुंच चुके थे, एंड दे वर ऑल इन द एक्शन। मैनेज डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स हर जगह पे मौजूद थी, एंड दे हमने बहुत अच्छी तरह से टैकल किया साइक्लोन को। सो निसर्ग साइक्लोन का नाम था। सो ये जो चीजें हैं, ये हमने हिस्ट्री, हमारा साइक्लोन का जो हिस्ट्री था उसको स्टडी किया, एंड हमने हमारा करंट सिचुएशन को संभाला, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा। तो दैट इज कॉल्ड कि जो भी करंट सिचुएशन होती है या फ्यूचर में होने वाली होती है, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस हमारे हिस्ट्री में आंसर्स है। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर दिस पर्पस। और इसके लिए हमें हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए ना कब कैसे क्या हुआ था। The projects and programs related to applied history can create opportunities for people to participate along with the technical experts. और यही करने के लिए, यही जो मैं प्रोजेक्ट्स क्रिएट करूंगा, प्रोग्राम क्रिएट करूंगा कि मुझे जानना है कि कब कैसे क्या हुआ था, ये सारे चीज करने में मुझे बहुत सारे लोगों को एंगेज करना पड़ेगा। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इससे नए फील्ड्स जनरेट होंगे, इससे एक्सपर्ट्स बनेंगे और पर्टिकुलर फील्ड के लिए, कि ये एक्सपर्ट जरूरी। अगर मेरे पास साइक्लोन प्रिडिक्ट करने वाला एक्सपर्ट अवेलेबल ना हो तो वो मशीन नहीं बना पाएगा उसकी, और वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। उसका डेटा वो देख के वो बता नहीं सकता कि कैसे ये आएगा नहीं आएगा, क्या इफेक्ट होगा। सो इसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए मुझे, टेक्निकल पीपल चाहिए मुझे। सो ये पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सो ये पूरा लिंक बता रहा है कि कितना जरूरी है। Their participation in the capacity of the tourist visiting museums and ancient sites is also important. अब यहाँ पे टूरिस्ट से पॉइंट जोड़ा हुआ है, कहा गया है कि टूरिस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर मैं किसी जगह को बहुत ही बेटर बना देता हूँ, म्यूजियम क्रिएट करता हूँ, या कोई विजिटिंग प्लेस एंशिएंट साइट्स को इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो टूरिस्ट जो आते हैं वो इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में। लोग जो है, लोकल लोग जो है, वो उनको
उनसे फायदा होता है। जहां भी हम कहीं जाते हो तो वहां के लोकल लोगों की इनकम बढ़ती है, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट का मौका मिलता है। वहां पे उनको वो फोटोग्राफर्स वहां पे आ जाते हैं, वहां पे वो बाहर स्टॉल्स लगाते हैं, खाना होटल्स लगाते हैं। सो ये पूरा कनेक्टेड कैसे है, ये इसकी बात चल रही है यहाँ पे। टूरिज्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमॉन्ग पीपल। They can volunteer to participate in the conservation and preservation projects of their own city, town, village. तो यहाँ पर एक और बात जरूरी है, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन, ये वर्ड भी हम यहाँ पे बहुत देखेंगे। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन क्या होता है, यानी कि बचाना, इन शॉर्ट बचाव करना और अच्छे से आगे वाले जनरेशन के लिए बचा के रखना, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। सो हमारी हिस्ट्री के जो मॉन्यूमेंट्स है, जो साइट्स है, जो जो भी टेक्स्ट है, स्क्रिप्चर्स है, स्कल्पचर्स है, ये सारी चीज को हमें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना है, ताकि ये हमारे फ्यूचर के लिए काम आए, ये फ्यूचर वालों को भी ये देखने का मौका मिले। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो ये वॉलंटियर यानी कि खुद से वॉलंटियर करना, यानी कि खुद से हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि बीच में यानी बहुत अभी तो फिलहाल काफी टाइम हो गया, एक कैंपेन निकला था कि वॉल्स पे ना लिखिए, मॉन्यूमेंट्स के वॉल्स वगैरह पे ना लिखिए। अक्षय कुमार का भी उसमें ऐड आता था। सो ये एक कहने का तरीका था कि एक मैसेज था कि आप अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आपकी जो साइट्स है, उसको प्रोटेक्ट करिए, उसको प्रिजर्व करिए फॉर फ्यूचर जनरेशन। ओके, सो दैट इज अप्लाइड हिस्ट्री। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहां तक कि अप्लाइड हिस्ट्री क्या है। इट इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ द पास्ट टू मेक बेटर योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर। ओके, आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स। अब ना मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कैसे हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ हिस्ट्री होता है। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे कि अप्लाइड हिस्ट्री का क्या पूरा कॉन्सेप्ट है दूसरे अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ, दूसरे अलग अलग फील्ड्स के साथ, उसमें वो क्या उसका योगदान है, वो देखेंगे। हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट इवेंट्स, द वे अवर प्रेजेंट लाइफस्टाइल इज शेप्ड इज डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स। तो एकदम सिंपल सी बात है, हिस्ट्री हमारे पास्ट इवेंट्स की बात है। और आज आज जो हमारा प्रेजेंट जो हमारा शेप हुआ है, प्रेजेंट जो हमारा शेप हुआ है, दैट डिपेंड्स ऑन हमारा पास्ट क्या हुआ है, उसी के ऊपर हमारा आज का प्रेजेंट डिपेंड करता है, राइट। हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू वेरियस फील्ड्स लाइक पॉलिटिक्स, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, philosophy, technology, and science, etc. Each of these fields have their own history of building on knowledge. The direction of future development in every field is dependent on the state of available knowledge. तो ये बात भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हर एक सब्जेक्ट का हिस्ट्री होता है। फॉर एग्जाम्पल साइंस की बात करेंगे तो साइंस में कैसे हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते आए, कैसे लोगों ने सोचना चालू किया, कैसे उन्होंने क्वेश्चन करना चालू किया, अपनी क्यूरियोसिटी को वो लोग ने आंसर किया। जैसे न्यूटन जी एक पैंडेमिक में ही बंद थे एंड वो अपने हॉस्टल से घर गए थे एंड वहां उन्होंने बैठे बैठे ऑब्जर्व किया, एप्पल ट्री को ऑब्जर्व करते करते ये सोचा कि ये क्यों नीचे क्यों गिरा, वाई, व्हाट इज द रीजन कि हर चीज नीचे की तरफ आ रही है, वाई टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जा रही है हर चीज। सो उन्होंने उनकी एक क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन ढूंढने का क्वेश्चनिंग किया एंड उसके पीछे वो लग गए एंड उनको आंसर्स मिले और फिर उन्होंने हमें ग्रेविटी की थियरी दी थी। सो इस तरह से ये जो हमने पूरा जो रिकॉर्ड रखा है दैट इज हिस्ट्री ऑफ साइंस। साइंस सब्जेक्ट का हिस्ट्री है ये। ओके, सो यही हम बोल रहे हैं यहां पर कि हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री होती है एंड उसी से वो जो अवेलेबल नॉलेज है उसी के बेस पे हम आगे और फ्यूचर डेवलपमेंट करते जाते हैं कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो यही बात यहाँ पे वो बोल रहे हैं। सो लेट्स जस्ट सी, हेंस द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव बी अवेलेबल इन रिसर्च एंड वेरियस फील्ड्स। तो हिस्ट्री एक रिसर्च मेथड है, रिसर्च करने के लिए काम आती है। जो पुराना हमारा जो अवेलेबल नॉलेज है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का अवेलेबल नॉलेज है, उसको हम आगे डेवलप करने के लिए कैसे यूज करेंगे, ये करने में हिस्ट्री हमें मदद करती है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में आप देखेंगे। फिलॉसफी, फिलॉसफी का सबसे पहले मीनिंग होता है, सबसे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलॉसफी के अंदर सारे सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। शुरुआत में सबसे पहला टॉपिक, डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो माना जाता था, फिलॉसफी ही था। सो फिलॉसफी क्या है वो समझते हैं। फिलॉसफी का सिंपल ग्रीक टर्म में मीनिंग ये होता है लव ऑफ विजडम। अब विजडम क्या होता है? विजडम यानी वाइजनेस, यानी कि जब हम रैशनल थिंकिंग की बात करते हैं, जब हम
एकदम एकदम ऐसी सोच, व्हाट इज आवर एग्जिस्टेंस, हम एग्जिस्टेंस का क्वेश्चनिंग करते हैं, हम कैसे इस दुनिया में आए, ये वर्ल्ड कैसे चल रहा है, व्हाई समथिंग इज गुड और व्हाई समथिंग इज बैड, और विच इज बेटर, मोरल्स भी इसमें आ जाता है, एस्थेटिक्स भी इसके अंदर आ जाता है। सो ये सारी बातें, मोरल्स, एस्थेटिक्स, द क्वेश्चनिंग व्हाई वी आर हियर, व्हाई वी आर इन दिस वर्ल्ड, and why something is important, why it is better to be good or it is better to be bad. So ये सारे क्वेश्चनिंग, ये सारा रैशनल थिंकिंग वाली बातें जो होती है, दैट क्वेश्चनिंग, ये सारा चीज आता है फिलोसॉफी के अंदर। इसीलिए कोई हमें जब कोई हमें एडवाइस देता है या कोई ज्ञान की कोई थोड़ी बातें करता है, तो हम बोलते हैं ना, चले चल ज्यादा फिलोसॉफी मत झाड़। सो या ऐसा हम दैट इज विजडम की बातें करना, अच्छी प्रैक्टिकल थिंकिंग की बातें करना, दैट इज कॉल्ड फिलोसॉफी। सो द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज, द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस गिविंग राइज टू दोज आइडियोलॉजीज एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो फिलोसॉफी की हिस्ट्री पढ़ने से हमें क्या पता पड़ेगा, हमें समझ में आएगा कि जो वेरियस आइडियोलॉजीज है दुनिया में। सो फॉर एग्जांपल, पहले तो फिलोसोफर्स, अलग अलग ग्रीक फिलोसोफर्स की बात करें तो सोक्रेट्स, प्लेटो, फिर एरिस्टोटल, ये सारे लोग फिलोसोफर्स थे। इन्होंने अपना एक स्कूल ऑफ थॉट चालू किया था, इन्होंने अपने अपने अपना जो सोच था उसको आगे बढ़ाया था, एंड उसकी बेस पे अपनी एक स्कूल चालू की थी, एंड उसमें वो उनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती थी कि हम ऐसी चीज फॉलो करेंगे, हम रैशनल थिंकिंग की बात करेंगे, हम माइथोलॉजी पे बिलीव नहीं करेंगे, हम तो ये एविडेंस की बेस पे बात करेंगे। तो ये सबका अलग अलग एक आइडियोलॉजी था। तो ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज की स्टडी के लिए हमें हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी से पता पड़ता है, उनकी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस क्या रहे, कि कैसे पाइथागोरस ने सोचा होगा और थियरम ऑफ पाइथागोरस दिया होगा, उन्होंने क्या, उनके दिमाग में कैसे उनके सोच आई होगी। और इंपॉर्टेंट एक और बात यह है कि ये फिलोसोफर्स वेर दे वर लाइक मल्टी टैलेंटेड, ये कोई एक चीज में माहिर नहीं थे, ये सिर्फ मैथ्स या सिर्फ एक साइंस में माहिर नहीं थे, इनको एस्ट्रोनॉमी से लेकर पेंटिंग से लेकर सब कुछ आता था। लियोनार्डो डाविंची ने इतने इन्वेंशंस किए हुए हैं, और वो इतने अच्छे पेंटर है, उनकी फेमस पेंटिंग आपको पता ही होगी, मोनालिसा। सो वो भी एक फिलोसोफर थे, वो भी एक आर्टिस्ट थे। तो ये सारी बातें, हर एक चीज, इनकी आइडियोलॉजीज के बारे में हमें पता पड़ता है जब हम हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी पढ़ेंगे। और इसके बेस पे ये जो हमें नॉलेज मिलेगा, इनकी हिस्ट्री पढ़ के हमें जो नॉलेज मिलेगा, उसके बेस पे हम आगे और बेटर डेवलपमेंट करेंगे। तो यही यहाँ पे मुद्दा है कि हमें अप्लाई करना है, हमारी हिस्ट्री को अप्लाई करना है। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। फिलोसॉफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन, नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्रूव्स यूजफुल। अब फिलोसॉफी के अंदर हम लैंग्वेज की भी बात करते हैं। अब लैंग्वेज भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं लैंग्वेज ना हो मेरे पास, तो अभी तो मैं बात ही ना कर पाऊं, मैं अपने आप को एक्सप्रेस ही ना कर पाऊं, ये इंग्लिश में आपको पढ़ के बता ही ना सकूं, हिंदी में एक्सप्लेन ही ना कर सकूं, इंग्लिश रीड ही ना कर सकूं, अगर लैंग्वेज हमारा सोर्स ऑफ एक्सप्रेशन ना हो, तो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ना हो, तो यहां पर कह रहे हैं कि फिलोसॉफी की जितनी बातें हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने लैंग्वेज का सहारा लिया, हमने लैंग्वेज क्रिएट किए, हमने अल्फाबेट्स क्रिएट किए, हमने उसको एक मीनिंग असाइन किया, एंड हमने उसी को आगे बढ़ाया। सो ये लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फिलोसॉफी एंड अदर थिंग्स। ओके, लेट्स मूव अहेड। साइंस में क्या है, लेट्स सी साइंस द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड थियरीज। तो एकदम सिंपल, क्रोनोलॉजी का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके, क्रोनोलॉजी यानी एक सही क्रमांक में, यानी कि जैन के बाद फेब आता है, फेब के बाद मार्च, मैं मार्च के बाद दिसंबर नहीं बोलूंगा, दिसंबर के बाद नवंबर नहीं बोलूंगा, मैं एक सीक्वेंस में जाऊंगा, जैन फेब मार्च अप्रैल बोलूंगा। ओके, तो ये जो करेक्ट क्रोनोलॉजी है, ये पहले तो हमें समझ में आती है चीजों की, जो डिस्कवर की गई है, जो इन्वेंट की गई है, जो या सिर्फ थियरीज है, जो प्रूव करनी अभी तक बाकी है। सो ये सारी चीजों का हमें क्रोनोलॉजी पता पड़ता है जब हम हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ते हैं। सो डिस्कवरी यानी कि जो चीज पहले से मौजूद थी उसको हमने
उसका हमने पता लगाया कि ये चीज ऐसी है, इसके पीछे ये लॉ काम करता है। जैसे कि ग्रेविटी हमने इन्वेंट नहीं की, ग्रेविटी हमने डिस्कवर की, वो पहले से थी। ऐसा नहीं है न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन लॉ बनाया उसके बाद ग्रेविटी काम करने लग गई, उसके पहले लोग उड़ रहे थे हवा में, ऐसा नहीं है। ग्रेविटी पहले से मौजूद थी, न्यूटन ने वो उसका डिस्कवर किया, उसको पता लगाया कि ये कैसे काम करता है। इन्वेंशन यानी कि कोई चीज हमने लॉ का या हमारी थियरीज का इस्तेमाल करके हमने कोई प्रैक्टिकल चीज बनाई, जो इन्वेंट की, जो पहले नहीं थी, जो पहले नहीं था, उसको इन्वेंट किया गया है। सो मशीन्स कोई भी बात कर लो तो वो हमने इन्वेंट किया गया है, इन्वेंशन किया गया है। स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया गया था, हमने देखा कि स्टीम का पावर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको हमने वो डिस्कवर करके हमने हमारा इन्वेंशन किया। इन्वेंशन हम लोग कोई हमारी नीड पूरी करने के लिए इन्वेंशन करते हैं। ओके, सो एंड थियरीज आर समथिंग जो हमारा मानना है, जो ये फिलोसोफर्स है, ये साइंटिस्ट है, ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स है ये फील्ड में, उनकी जो कोई सोच है उसके ऊपर उनका उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो जो वो लिखते हैं उसको थियरीज कहते हैं। अगर वो बात फिर यूनिवर्सली प्रूव हो जाती है सो वो थियरी प्रूव। जैसे कि रिसेंटली हमने ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट जो हमें आइंस्टाइन बता के गए थे जनरल रिलेटिविटी के बारे में, वो अभी जाके प्रूफ हुआ है। और आइंस्टाइन ने ये थियरी बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दी थी कि ऐसा लाइट विल बिहेव इन अ सर्टन वे अराउंड अ ब्लैक होल, ये वो ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके थे, अब जाके वो रिसेंट लास्ट 2 years में प्रूव हुआ है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट ये हिस्ट्री ऑफ साइंस हम पढ़ेंगे तो हमें पता पड़ेगा। नाउ it can also help to understand the cause effect chain that led to those discoveries and inventions. It is said that need is the mother of inventions. अब भी मैंने जैसे कहा कि इन्वेंशन के लिए हमारा नीड, हमें कोई जरूरत, ये जो इन्वेंटर्स होते हैं, ये जो जो अलग से सोच वाले जो होते हैं, ये हमेशा ऐसा सोचते हैं कि क्या मिसिंग है, अगर मैं मेरा काम कैसे आसान करूं, काश ऐसा कुछ होता। जैसे हम भी बैठे बैठे सोचते हो, किसी ने सोचा होगा कि काश मैं एक जगह से दूसरी जगह उड़ सकता किसी चीज में, तो उस तरह से किसी के दिमाग में आया कि कोई उड़ने वाली चीज, वो बर्ड्स को ऑब्जर्व करते थे, उनके विंग्स कैसे वर्क करते थे, उस बेसिस पे लियोनार्डो और डाविंची ने एक हेलीकॉप्टर जैसा एक शेप बनाया था और इन्वेंट किया था। सो ये उनका ऑब्जर्वेशन, उन्होंने देखा नेचर में, उन्होंने सोचा कि काश ह्यूमंस उड़ सकते, तो उस बेसिस पे उन्होंने ये इन्वेंशन किया। सो ये कॉज इफेक्ट चेन होता है। कॉज इफेक्ट यानी कि क्या चीज ऐसी हुई जिससे उसका असर ये हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉज इफेक्ट चेन। तो ये सारी चीजें हमें पता पड़ती है, और नीड जब होती है चीजों की तो इन्वेंशन पैदा होता है। ओके, सो दैट इज नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आगे पढ़ेंगे, साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन आर ऑफन द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स टू फुलफिल अ नीड एंड क्यूरियोसिटी। दीज एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज। Knowledge of history of science helps in understanding the factors that facilitate a scientific discovery, invention, also its chronology. ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूं कि हमें कोई नीड की जरूरत पड़ती है तो इंसान सोच में अपना क्यूरियस माइंड, क्यूरियोसिटी जगाता है, एंड वो उस जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ता है एंड इन्वेंशन करता है। फॉर एग्जाम्पल कैपलर्स लॉ अगर आपको पता होगा, आपके साइंस में है फर्स्ट चैप्टर में। सो कैपलर ने आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, कैपलर ने पुराना डेटा, उसके पास जो साइंटिफिक डेटा था, जो गैलीलियो गैलीली ने कलेक्ट किया था, जो दूसरे साइंटिस्ट लोग ने कलेक्ट किया था, वो डेटा को रिफर किया पहले। सो दैट इज, यहां पर लिखा हुआ है कि ये अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर अपना एफर्ट्स डाला, उसके ऊपर अपनी क्यूरियोसिटी जगाई, एंड उसके ऊपर वो उन्होंने ढूंढ के ऑब्जर्वेशन करके अपने कैपलर्स लॉ में ये बताया कि प्लैनेट्स के मूवमेंट कैसे होते हैं। प्लैनेटरी मूवमेंट्स के ऊपर उन्होंने 3 लॉज दिए थे अपने। सो ये उन्होंने पुराना हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक निकाला एंड उसके ऊपर रिसर्च किया, और तब जाके उन्होंने ये किया। तो दैट इज हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ने से हम आगे और बेटर प्रोग्रेस कर सकते हैं, जिसको फिर कैपलर लॉ को आगे लेके न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। कैपलर्स लॉ को आगे पढ़ के, आगे उसको यूज करके न्यूटन जी ने ग्रेविटेशन लॉ दिया था। तो अगेन अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करके हमने आगे डेवलपमेंट किया, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री। यहां पे हमने साइंस की हिस्ट्री अप्लाई की है। सो दैट इज डिफरेंट फील्ड्स में। अब नेक्स्ट देखेंगे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और साइंस
साथ में ही ऑलमोस्ट होता है। ओके, टेक्नोलॉजी इज समथिंग, साइंस का हमने प्रैक्टिकल इस्तेमाल करके जो मशीन्स में क्रिएट करता है, दैट्स टेक्नोलॉजी। The history of technology helps in understanding the changes and their causes in the field of agriculture production, commodity production, architecture, engineering, etc. Scientific discoveries, inventions and technological advancements are mutually dependent on each other. तो जस्ट मैंने आपको बोला कि साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और टेक्नोलॉजी के अंदर हम हमारे बेटरमेंट चीज के लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि कैसे कोई चीज आसान की जाए। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर कितना हार्ड वर्क है, कितना लेबर लेता है, कितना हमारा टाइम लेता है। सो हमने टेक्नोलॉजी का, साइंस का इस्तेमाल करके कैसे उसको हमने बेटर कर दिया। ट्रैक्टर्स एंड उसके पीछे आज ऐसे इक्विपमेंट्स है कि हमको एक बार सिर्फ बैठना है और वो सिंपली पूरा काम, हार्वेस्टिंग मशीन्स आ जाती है जो एक तरफ से हार्वेस्ट करती है और दूसरी तरफ से उसको अलग भी करते जाती है। सो ये सारे मशीन्स हमने इन्वेंट कर दिए, टेक्नोलॉजी का अंदर हमने प्रोग्रेस किया विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री। तो हमने ये जाना कि ये कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो ये सारा एडवांसमेंट इसके अंदर आता है। तो हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी से हम और बेटर करते जाते हैं। ओके, knowledge of science and technology was very important at every step for making stone tools to agriculture production in the evolution of mankind. Later, the advancement of science promoted the mechanization of production. It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and the mutual dependency between science and technology. तो just मैंने आपको यही एग्जांपल दिया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम लोग स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करने वाले लोग आज मशीन का बैठे बैठे, आज एक सिंगल आदमी, सिंगल फार्मर आराम से बैठे बैठे पूरा मशीन्स का इस्तेमाल करके बहुत वास्ट एरिया कवर, फील्ड को, हेक्टर्स एरिया फील्ड को एग्रीकल्चर में आराम से यूज करके काम आसान कर सकता है, टाइम बचा सकता है, अपनी मेहनत बचा सकता है, इजी वर्क कर सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल स्प्रे, ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। हेलीकॉप्टर टाइप ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पूरे फील्ड में, वास्ट फील्ड में वो लोग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करते हैं। सो ये टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। सो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें जैसे पुराना, हम जैसे जैसे हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ते आएंगे, पुराना पढ़ते आएंगे, उसके बेस पे हम बेटर टेक्नोलॉजी क्रिएट करते आएंगे, उसके बेस पे बेटर टेक्नोलॉजी क्रिएट करते आएंगे। तो यही यहाँ पे पूरा पॉइंट है हमारे चैप्टर का, अप्लाइड हिस्ट्री का। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री कॉमर्स यानी कि जो हमारा बिजनेस कैसे चलता है, दैट इज इंडस्ट्री कॉमर्स। बिजनेस की बात जो होगा, दैट इज इंडस्ट्री कॉमर्स। द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन एक्सपांड्स विद द ग्रोथ एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन यानी कि एक दूसरे के बीच में जो हमारा लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन होगा, तो उसी से इंडस्ट्री और ट्रेड बढ़ते जाती है। It also promotes continuous development of the network of cultural interaction. It is an integral part of the industrial and commercial management. तो अब ये बोल रहे हैं कि जब ये हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से ट्रांजैक्शन में इंटरैक्शन होता है, तो हमारा कल्चरल इंटरैक्शन होता है। Now what is that? जैसे कि हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज एंड स्पेनिश, ये सारे लोग आए थे फॉर ट्रेड। ये लोग स्पाइसेस के लिए यहाँ पे आए थे, मेन स्पाइसेस एंड दूसरी चीजों के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे आए थे जो उनके वहां अवेलेबल नहीं थी। एंड इनके लिए स्पाइसेस, इंडिया में स्पाइसेस, इंडिया इज नोन फॉर स्पाइसेस। इंडिया में वो लोग स्पाइसेस के लिए मोस्टली आए थे, बिकॉज उनको मीट वगैरह जो है वो प्रोटेक्ट, प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस बहुत काम आते थे। तो ये स्पाइसेस का नीड के लिए वो लोग यहाँ पे आए थे। नाउ अपने साथ वो अपना कल्चर लेके आए थे। जब वो यहाँ पे लैंड किए थे, जैसे गोवा में पोर्चुगीज लोग लैंड किए थे, वास्को ड गामा आए थे, उन्होंने अपना कल्चर यहाँ लाया, क्रिश्चियनिटी यहाँ पर लाई। एंड यहाँ पर गोवा इज लाइक, आप जाओगे तो आपको पूरा वो आपको फॉरेन का यही आएगा कि क्रिश्चियनिटी हर जगह पे आपको चर्चेस दिखेंगे। सो ये जो है कल्चर हमारा मिक्सअप हो गया, दैट इज कल्चरल इंटरैक्शन। ओके, सो ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ ट्रेड पॉसिबल हुआ। तो ये यहाँ पे बोल रहे कि इट इज एसेंशियल पार्ट, इट इज एसेंशियल पार्ट to understand the history of this process. The nature of market and commerce has continued to change. Accordingly, the nature of human relationships and the social organization also has continued to change. तो ये दोनों चीज कंबाइन साथ में जाना है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स और मार्केट एंड कॉमर्स। ये जैसे जैसे चेंज होते आ रहा है, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होते जा रहा है। तो
तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो साथ में चल रहा है, ये आपको यहाँ पे समझना है। और इसके लिए फिर से हिस्ट्री ऑफ दैट कॉमर्स एंड ट्रेड अगर हम पता लगाएंगे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्यों आए थे, क्या उनको ऐसे चाहिए था, ये सारी चीज हम पता लगाएंगे तो हमें और डिटेल में नॉलेज मिलेगा। To understand this development, it is necessary to study the history of culture, social organization and economic institutions. तो सेम हर एक टॉपिक में देखो, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक में लास्ट में यही, स्टार्टिंग में पहले बोला क्यों, फिर बीच में वो लोग ने बोला कि इससे हमने जाना कि ये रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में फिर से वही बात बोल रहे कि इसीलिए हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड इज इंपॉर्टेंट टू नो, सो हम आगे बेटर डेवलपमेंट कर सके। नाउ अब हमने सीख लिया, ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने हमारा इतना यहाँ पे फैक्ट्रीज चालू कर दी, उन्होंने अपने हिसाब से हमें माल अपना अपने हिसाब से, अपने कॉस्ट के हिसाब से सामान बेचा, एंड अब हमसे कैश क्रॉप्स इंडिगो वगैरह ले उगाते थे जबरदस्ती, और हमसे वो कम दाम में लेके वहां ब्रिटेन में महंगे में बेचते थे। तो ये सबसे हमने सीखा कि वाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे एक पर्टिकुलर चीज पे बहुत जरूरी है, टैक्सेशन सिस्टम जो है वो बहुत जरूरी है। सो इस बेसिस पे हमने ये जान के, ये हिस्ट्री जान के हमने हमारा ट्रेड कॉमर्स के सारे लॉस क्रिएट किए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा चल रहा है बैन चाइना एप्स, चाइना के सारी प्रोडक्ट्स को बैन करो। सो बिकॉज चाइना अपना सामान यहां बेचता है, तो अगर हम हमारा वहां से इंपोर्ट बंद कर देंगे सो उनकी इकोनॉमी हिट हो जाएगी, उनकी इकोनॉमी को प्रॉब्लम हो जाएगा, एंड हमारे यहाँ पे हम क्रिएट करना चालू करेंगे, हम आत्मनिर्भर होकर हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स वो क्रिएट करने लगेंगे, तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारे यहाँ पे और बेटर सर्विसेज आने लगेगी, और हमें चीप, हमें सस्ता पड़ेगा, धीरे धीरे हमें वो चीज सस्ती होगी, रेदर देन हम वहां से बाहर से इंपोर्ट करें, राइट। एंड मे बी अगर हम इतना बेटर कर सके उनसे बेटर, तो हम शायद हमारी चीजें एक्सपोर्ट करने लगेंगे बाहर। ओके, सो ये ट्रेड कॉमर्स की हिस्ट्री पढ़ के हमें पता पड़ेगा और बेटर कैसे होते जाना है। ओके, आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट स्टडीज। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन such as means of production, human resources and processes of production, as well as the chain of market and sales management, etc. It is essential to know, have a knowledge of similar functional systems of the past. तो एकदम सिंपल है कि अब बिजनेस के अंदर तो बिजनेस चलाना हो गया अलग, बिजनेस को मैनेज करने के लिए यानी कि ये सारी बातें आ जाएगी कि ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे पूरा चलना है, सेल्स मैनेजमेंट कैसे करना है, ओके, कैसे यहां से वहां माल लेके जाना है। सो ये सारी चीजें के लिए इसका नॉलेज होना चाहिए, और इसके अंदर भी ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे एक अपने वर्कर्स का साइकोलॉजी पता होगा, अपने वर्कर्स का मेंटालिटी पता होगा, उनको मैं सही स्किल सेट्स के साथ रिक्रूट करूंगा और उनको ट्रेन करूंगा, तो मुझे और बेटर रिजल्ट आ सकता है। तो इसके लिए मैनेजमेंट स्टडीज का हिस्ट्री जरूरी है। हेनरी फॉयल ने 14 प्रिंसिपल्स अपने जो दिए थे, वो अपनी लाइफ खत्म होने के बाद, लाइफ खत्म आई मीन टू से अपना पूरा करियर उन्होंने ऑब्जर्व किया था, एज अ मैनेजर वर्क किया था, जब उन्होंने कोल फील्ड में, कोल माइन के यहाँ पे, तब when he was at the end of his career, तब उन्होंने अपनी ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे और लोगों को बताया था कि मैंने अपनी लाइफ में क्या ऑब्जर्व करके क्या सीखा है, और उसको स्टडी करके, ये डेटा, अवेलेबल डेटा को स्टडी करके आज हर फर्म, हर एक कंपनी, सब लोग वो फॉलो करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। सो दैट इज अगेन हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हेल्प्स अस टू डेवलप द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, आगे बढ़ेंगे। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल्स इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग फॉर हेल्दी मैनेजमेंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बात बोली कि हमें हमारे वर्कर्स का साइकोलॉजिकल फैक्टर पता होना चाहिए, वो किस तरह से सोच रहे। अगर वो डीमोटिवेटेड है वर्क के लिए, तो हमें कैसे उसे मोटिवेट करना है, कैसे उसे कुछ इंसेंटिव्स देना है, कैसे उसे कुछ मोटिवेट करना है काम प्रोडक्टिव करने के लिए। सो ये हमें जरूरी है फॉर हेल्दी मैनेजमेंट। In order to achieve it, understanding of the social economic institutions that support the industrial and commercial process is important. अब यहाँ पे दो चीज लिंक कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल कमर्शियल, ये हमारा जो प्रोसेस है, इसको अफेक्ट कौन करता है? हमारा सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अफेक्ट करता है। सो उसको समझना जरूरी है ताकि हम हमारा इंडस्ट्री को बेटर कर सके। सो फॉर एग्जांपल अभी का करंट सिचुएशन देखिए, अभी सबकी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है। हर घर में किसी ना किसी को फाइनेंशियल कंडीशन हो रहा है, किसी के जॉब्स चले गए हैं, किसी के पास इनकम ये हो गया, कितने लोगों को रेंट का प्रॉब्लम हो रहा है,
सो गवर्नमेंट ने और दूसरे बिजनेस पीपल लोग ने ये सोचा कि they understand the current situation, they understand the current scenario, they understand the psychology of their workers, of their employees. तो उन्होंने सैलरी बहुत लोग को फुल सैलरी मिली, बहुत लोग को हाफ सैलरी मिली, बहुत लोग के रेंट नहीं लिए, 3 मंथ्स के रेंट नहीं लिए, गवर्नमेंट ने बोला आपको लोन्स नहीं पे करने, ईएमआई नहीं पे करना है। सो ये गवर्नमेंट भी ये चीज समझता है कि हमें लोगों की सोशल इकोनॉमिक स्टेटस देखनी है, उस बेस पे हमारा इंडस्ट्रियल कमर्शियल चलेगा। सो ये भी समझने के लिए हमें हिस्ट्री पता होना चाहिए। द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक्स मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल्स इजियर। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका मैनेजमेंट हर लेवल पे बहुत आसान, बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है 6th वन, आर्ट्स। It is important to understand the development of various art forms with the help of their style of expression and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural tradition. तो देखिए आप नोटिस करिए सारी लाइनें जितनी हैं बहुत लेंदी स्टेटमेंट्स हैं, ये सारे सेंटेंसेस कितने कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इसके अंदर टेक्निकल वर्ड्स अगर आप तोड़ दे, टेक्निकल वर्ड्स का मीनिंग अगर आप तोड़ दे तो आपको मीनिंग बहुत इजीली समझ जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स। अलग अलग आर्ट फॉर्म को समझने के लिए क्या जरूरी है कि विद द हेल्प ऑफ देयर स्टाइल, साथ में क्या समझना है कि स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन और उनका फाउंडेशन कब कैसे वो शुरुआत हुई। सो हमारे आर्ट फॉर्म्स की अगर बात करें, हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डांस है, अलग अलग वेरियस कल्चरल हिप हॉप से लेकर कथकली से लेकर कथक से लेकर ये बहुत सारे अलग अलग डांस फॉर्म्स है, थिएटर है, रामलीला से लेके थिएटर्स है, संस्कृत थिएटर्स है, कुडियट्टम कहा जाता है उसको, जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, एंगर एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं, आईज मूवमेंट का सिर्फ खेल होता है, पूरा मेकअप में कवर होता है, पूरे बॉडी पे हमने कॉस्ट्यूम पहना होता है एंड सिर्फ आईज से कम्युनिकेट होता है। सो ये जो है ये कैसे डेवलप हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, ये आर्ट फॉर्म कैसे ऐसा बना, तो ये जरूरी है यहाँ पे समझना। कोई भी आर्टिस्ट पेंट कर रहा है कुछ तो वो भी समझना जरूरी कि ये आर्टिस्ट ने ऐसा पेंट कैसे किया, क्यों किया, उसके पीछे उसका मैसेज क्या है। सो ये यहाँ पे बोल रहा है। ओके, आगे रीड करेंगे। द की टू एक्सप्रेशन इन एनी आर्ट फॉर्म, emotional temperament of the artist and the developmental history of that respective art form can be understood with the help of cultural history। तो देखो यहाँ पे जस्ट मैं आपको बोल रहा था कि कोई भी आर्टिस्ट कोई चीज क्रिएट करता है, उसके पीछे का उसका इमोशनल टेम्पेरामेंट यानी कि उसकी सोच क्या थी जब वो आर्ट क्रिएट कर रहा था। कोई स्कल्पचर्स हम बोलते हैं ना, बहुत सारे आर्ट पेंटिंग्स हमें समझती नहीं है, लेकिन बहुत लोग को बहुत कलेक्शन करने में मजा आता है और उसके पीछे वो आर्टिस्ट का दिमाग समझ पाते हैं, वो इमोशनल टेम्पेरामेंट, ये वर्ड आपको समझना है, टेक्निकल वर्ड, इमोशनल टेम्पेरामेंट ऑफ द आर्टिस्ट वो समझ पाते हैं कि ये आर्टिस्ट क्या सोच रहा था, क्या फील कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है विंसेंट वैन गोआ। विंसेंट वैन गोआ बहुत बहुत ही ज्यादा मॉडर्न आर्टिस्ट में बहुत फेमस आर्टिस्ट है, जो कि अपने टाइम पे आयरनिकली अपने टाइम पे वो फेमस नहीं थे, यानी कि उनकी लाइफ जब थी तब वो फेमस नहीं थे, उनके मरने के बाद वो फेमस हुए। दैट इज कॉल्ड पोस्थुमसली फेमस होना। पोस्थुमसली यानी कि मरने के बाद कोई फेमस हो जाता है, मरने के बाद उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है वर्ल्ड में, दैट इज कॉल्ड पोस्थुमसली फेमस होना। फॉर एग्जाम्पल अभी सुशांत सिंह जी अभी जितने पॉपुलर हुए, अभी जितने वायरल हुए, अभी जितना लोग उन्हें प्यार कर रहे हैं, उतना जब वो थे तब किसी ने नहीं बताया। तो दैट इज कॉल्ड आफ्टर डेथ फेमस होना। तो विंसेंट वैन गोआ जो आर्टिस्ट थे, उनकी एक पेंटिंग है द स्टारी नाइट्स। स्टारी नाइट्स पेंटिंग इतनी डीप मीनिंग वाली है, वो उनका तभी का मेंटल स्टेटस वो डिस्क्राइब करता है। वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे, विंसेंट जी डिप्रेशन से गुजर रहे थे और अपने आप को उन्होंने मेंटल असाइलम में रख दिया। मेंटल असाइलम में थे, वो एक पागल खाना जिसको हम बोलते हैं, मेंटल असाइलम में थे। वहां से विंडो से उनको जो व्यू दिखता था, अर्ली मॉर्निंग व्यू, डॉन के टाइम का व्यू, जब अंधेरा भी है हल्का सा और जस्ट मॉर्निंग होने वाला, दैट्स डॉन, वो व्यू उन्होंने द स्टारी नाइट पेंटिंग में कैप्चर करने की कोशिश की है एंड अपने ब्रदर को लेटर्स में लिखा है कि वो क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर व्यू के बारे में, एंड उनका इमोशनल टेम्परामेंट पता पड़ता है। तो वो पेंटिंग इतनी फेमस है, इतनी पॉपुलर है और बहुत कॉस्टली है। अब म्यूजियम्स में है ये सारी चीजें।
तो कोई भी चीज, कोई भी आर्टिस्ट का पेंटिंग उसका इमोशनल टेम्परेमेंट बताता है कि वो आर्टिस्ट क्या सोच रहा था, कौन से कंडीशन में था। पिकासो की सेल्फ पोर्ट्रेट अगर आप देखेंगे, एक टाइम से देखेंगे लास्ट तक, तो लास्ट तक तो उनका सेल्फ पोर्ट्रेट इतना, खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट इतना बुरा बनाते थे क्योंकि उनकी मेमोरी वीक होते जा रही थी। सो दिस शोज, आर्ट बताता है, एक एक्सप्रेशन है, सेल्फ एक्सप्रेशन है कि वो कैसे, वो इमोशनल अपना एक्सप्रेस किया जाता है, कोई भी आर्टिस्ट कैसे एक्सप्रेस करता है। सो इसके लिए भी हिस्ट्री ऑफ, कल्चरल हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे आर्टिस्ट का और उस आर्ट का हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको और नॉलेज मिलेगा कैसे टू बी बेटर आर्टिस्ट, कैसे टू बी बेटर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। ओके, सेवेंथ पढ़ेंगे ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज, नाउ ह्यूमैनिटीज के अंदर सारे सब्जेक्ट्स दूसरे ये आ जाते हैं, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ये सारे ह्यूमैनिटीज के टॉपिक होते हैं। लेट्स रीड दैट। Humanities include disciplines like history, archaeology, sociology, anthropology, political science, economics, etc. To understand the history of the origin and development of these disciplines, it is essential part of their learning. So, history, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीजें जो है, ये सारे जो टॉपिक्स है ह्यूमैनिटीज के अंदर आते हैं और ये सारी किससे डील करती है? इट डील्स विद द ओरिजिन, इट डील्स विद द ओरिजिन ऑफ समथिंग। एंथ्रोपोलॉजी जैसे कि ह्यूमन ओरिजिन की बात करता है, आर्कियोलॉजी के अंदर हम पुराने साइट्स, पुराने फॉसिल्स की बात करते हैं। सो ये सारा ओरिजिन की बात करता है, जिस विच इज एसेंशियल पार्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग का। ओके, ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज्ड टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलॉसफी, और सबका, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फिलॉसफी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर, सबका डिसिप्लिन का आप ओरिजिन ट्रैक करोगे तो आपको फिलॉसफी का पार्ट मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट्स कैसे बने, हमने क्वेश्चनिंग करना चालू किया, हमने बातचीत करना चालू किया, हमने इंटरेक्शन करना चालू किया, हमने लैंग्वेज बनाई, हमने लैंग्वेज के बेस पे इंटरेक्शन किया, हमारे अंदर जो थॉट्स आ रहे थे, हम जो सोचते थे, हमारे अंदर जो थॉट्स आते थे कि कोई कोई चीज क्यों ऐसे है, वाई समथिंग इज लाइक दैट, वाई समथिंग इज गुड, वाई वी आर हियर, वाई स्टार्स, स्टार्स क्या चीज है, ये क्या है, प्लैनेट्स क्या है, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे फिलोसॉफिकल विजडम वाले, रैशनल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हमारे अंदर आते थे। उसी के बेस से धीरे धीरे बाद में एस्ट्रोनॉमी अलग एक सब्जेक्ट हो गया, साइंस एक अलग सब्जेक्ट हो गया, साइंस के अंदर फिर से फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री अलग हो गया। सो ये पूरा ओरिजिन आपको एक फिलॉसफी में मिलेगा। सो ये यहां पे बोल रहे हैं, एंशिएंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई टू स्पेकुलेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिवर्स, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मैंने आपको ये बात ऑलरेडी बोली। It gave rise to various mythological stories about the origin of the world, the universal order, human life, God and goddesses, rituals and their philosophical explanation. So इसी से क्रिएट हुई बहुत सारी mythological stories, बहुत सारे God goddesses क्रिएट हुए। जैसे कि हमने सोचा थंडर क्यों होता है, तो हमने mythological story बना दी कि थॉर द गॉड ऑफ थंडर है, वो थंडर पैदा करता है, थंडर लाता है। सो इस तरह से mythological stories क्रिएट हुई इसके बेस के ऊपर। ओके, एंड रिचुअल्स चालू हो गए कि हम अगर प्रे करेंगे गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ थंडर को, हमें गुड रेन मिलेगा, हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा होगा। सो अर्थ को प्रे करेंगे तो हमारा अर्थ फार्मिंग अच्छी होगी। तो ये रिचुअल्स क्रिएट करते गए हम लोग। ओके, roots of philosophical ponderings are to be found in these mythological stories. Various disciplines under humanities have theoretically foundations based on philosophical theories. Only historical knowledge can help us to understand these development stages. तो ये बोल रहे हैं कि सारी चीजों का आपको कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारा फिलोसॉफिकल थियरीज में मिलेगा। सारी हमारा जितना भी लॉजिक है वो सब कुछ फिलोसॉफी से रिलेटेड है, और इसी चीज का हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको डेवलपमेंटल स्टेज समझ में आएगा। कैसे स्टोन टूल्स यूज करते करते, हम मेटल टूल्स यूज करते करते आज हम न्यूक्लियर बॉम्ब तक पहुंच चुके हैं। सो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अप्लाइड हिस्ट्री एंड अवर प्रेजेंट। अब हमने पहले जान लिया कि अप्लाइड हिस्ट्री हर दूसरे टॉपिक में कैसे काम आता है, कैसे रिसर्च मेथड में काम आता है हिस्ट्री। अब अप्लाइड हिस्ट्री और हमारा प्रेजेंट क्या है वो हम पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा ये टॉपिक फिर से। पीपल ऑफन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री, द आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आंसर्स दिस क्वेश्चन एज वेल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री से क्या फायदा होगा, हिस्ट्री मुझे क्यों पढ़ना है। सो ये अप्लाइड हिस्ट्री सारे आंसर देता है, सारे क्वेश्चन के आंसर देता है। The visible and invisible relics of the past exist in the present. We nurture some kind of curiosity, attraction towards them.
We wish to know more about their history because they represent creative thoughts and traditions of our ancestors. तो एकदम सिंपल, हमारा relics यानी कि बची कुची रिमेनिंग चीजें, तो हमारी पास्ट की जो रिमेनिंग चीजें हैं वो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती है, जिससे हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, वो हमें अट्रैक्ट करती है, उसके ऊपर हम क्वेश्चनिंग करना चालू करते हैं और उसके ऊपर हम डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि वो चीजें जो है बची हुई वो हमारे एंसेस्टर्स के बारे में हमें बताती है, वो हमारे हेरिटेज की बातें करती है, इसीलिए हम क्वेश्चन करते हैं और हम अट्रैक्ट होते हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है उसके पीछे जानने के लिए। जैसे पिरामिड्स को हम देखते तो हम सोचते कैसे ये पिरामिड बने, क्यों ये पिरामिड इसी लोकेशन पे है, क्यों ये पिरामिड का शेप इसी तरह से है, क्यों ये अगर आपको पता होगा ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा जो है, थ्री पिरामिड जो है स्टार के थ्री पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। सो हमारे दिमाग में ये क्यूरियोसिटी आती है, कैसे इन लोगों ने, जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतने मशीन्स नहीं थे, कैसे इतना सुपर्ब स्ट्रक्चर क्रिएट किया अपने लाइफ टाइम में, और हमें आज की तारीख में वो हिस्टोरिकल साइट के तहत हमें आज टूरिस्ट साइट बन चुका है, वो देखे गए। सो ये क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी हमारा सारा आंसर होता है अप्लाइड हिस्ट्री से। ओके, इट इज अवर हेरिटेज, देखो वही बात लिखी, इट इज अवर हेरिटेज, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अवर आइडेंटिटी, ये हमारी आइडेंटिटी बिल्ड करती है कि हम कौन है, हम लोग सबसे बेटर स्पीशीज कैसे हैं, तो ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है हिस्ट्री। हेंस इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व, और इसीलिए सिंस ये हमारी ओरिजिन से लिंक है, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसीलिए इसे प्रिजर्व करना एंड कंजर्व करना बहुत जरूरी है। ये बात भी मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कही थी कि अप्लाइड हिस्ट्री का टॉपिक में प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन करना है, यानी हमें हमारी हिस्ट्री को समझना है, उसे उससे सीखना है, उससे चीजें बेटरमेंट के लिए डेवलप करनी है, और हमें उसे कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है फॉर फ्यूचर जनरेशन। Hence, it becomes necessary to preserve, conserve for future, for benefits as well as for the benefit of future generation. Applied history is concerned with the preservation, conservation of our heritage, and it is accessible to people. Heritage management creates opportunities for employment. तो अब प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन करने के लिए हमारा एक और नया फील्ड डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड हेरिटेज मैनेजमेंट। ये हमारा जो लोगों ने छोड़ गए, हमारा हिस्ट्री, हमारे जो स्कल्पचर्स है, हमारे जो पिरामिड्स है, हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, ये जो छोड़ के गए, दैट इज अवर हेरिटेज, हमारा ये हेरिटेज है, हमने ये उनसे, हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए छोड़ के गए, दैट इज अवर हेरिटेज। ओके, इनहेरिट किया गया है हमने ये, तो इसको बचाना, इसको प्रिजर्व करना हमारा काम है, और इसको करने के लिए हम एक नया पूरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, दैट इज हेरिटेज मैनेजमेंट पूरा जनरेट करते हैं। ओके, सो इन ब्रीफ अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड as understanding of our present with the help of history and finding right direction for the benefit of the future। तो एक फिर से दो लाइन में बताने की कोशिश की कि अप्लाइड हिस्ट्री क्या है। इट इज हमारे पास्ट को जानो और उसका एप्लीकेशन प्रेजेंट में करो और फ्यूचर के लिए करो। नाउ मैनेजमेंट की जो बात की थी उसकी बात करेंगे आगे। मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, तो दो तरह के हेरिटेज है हमारे, कल्चरल हेरिटेज एंड नेचुरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज में फिर से टू पार्ट्स है, टेंजिबल हेरिटेज एंड इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो टेंजिबल यानी कि जो चीज को मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, दैट इज टेंजिबल। इनटेंजिबल यानी कि जो चीजें प्रैक्टिकली कहीं पे नहीं है, देखी नहीं जाती है, वो ठीक है, टच नहीं कर सकते हैं, सो दैट इज इनटेंजिबल। तो लेट्स जस्ट रीड इट आउट। टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, this type of cultural heritage includes ancient sites, buildings, artifacts, manuscripts, sculptures, paintings, etc. So जैसे कि ताजमहल बोलो, या हमें जो बुद्ध स्क्रिप्ट्स मिले वो बोलो, या हमें संस्कृत स्क्रिप्ट जो मिले हैं, सारे जो डिटेल्स मिले उसकी बात करें, या पेंटिंग्स की बात करो, मोनालिसा पेंटिंग या द स्टारी नाइट्स पेंटिंग, सो ये सारे जितनी भी चीजें हैं, पिरामिड्स है, ये सब कुछ हमारा टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आता है। Intangible cultural heritage क्या होता है? It is a type of cultural heritage which includes oral traditions and the language, traditional knowledge, social customs and rituals of celebrating festivals, styles of performing arts, certain traditional skills and communities groups who represent such tradition. So एकदम सिंपल। अब ये बात पहले भी हम कर चुके हैं फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में, जो ओरल चीजें ट्रांसफर होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जितने भी मैरिज सॉन्ग्स है या कोई भी रिचुअल सॉन्ग्स है, ये
किसी ने लिखे नहीं है, ये ओरली ट्रांसफर होते हैं हमारे फीमेल मॉम मॉम अपने शादी में सुनी रहती है, तो वो जब वो ग्रैंड मदर बनती है तो अपनी बेटी की इसमें गाती है, वैसे करके वो आगे 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 ट्रांसफर होते आता है। फिर जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे हमारी एग्रीकल्चर की नॉलेज की बात करो, हमने एग्रीकल्चर नॉलेज कैसे पास ऑन किया? हमने किसी ने बुक तो नहीं लिखी कि बाबा पहले भाई तू मिट्टी खोदना है, मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी ढूंढनी है, तेरे को पहले फर्टाइल सॉइल ढूंढनी है, तेरे को ऐसी सॉइल ढूंढनी है, तेरे को पानी इतना डालना है। ऐसा नहीं, हमने अपने जनरेशन टू जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड किया और वैसे ही सीखा। दैट इज अवर ट्रेडिशनल नॉलेज। तो वैसे कोई भी चीज का हमने ट्रेडिशनल नॉलेज हमने सीखा है बाय अवर जनरेशन, तो ये हमारा हेरिटेज हो गया। सोशल कस्टम रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल, तो हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का हमारे यहाँ पे एक फिक्स तरीका है, हमारे यहाँ पे एक फिक्स कस्टम है कि बाबा पहले ये पूजा करनी होती है, फिर उसके बाद ये करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कोई भी जो भी हम कोई फेस्टिवल लेते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात करें तो धरती की पूजा करनी है, फिर हार्वेस्ट काटना है, फिर हार्वेस्ट चढ़ाना है मंदिर में, अपने कुल देवता या कुल देवी को वो चढ़ाना है। सो ये जरा जो हमारा कस्टम्स है, रिचुअल्स है, वो हमने, ये सारा इनटेंजिबल कल्चरल है, ये ऐसे ही पास होती है जनरेशन टू जनरेशन। ये कहीं पे हम देख नहीं सकते इसको, लाइक छू नहीं सकते कि हाँ भाई ये कस्टम पड़ा हुआ है वहां पे उठा लो, ये सोशल कस्टम हमारा पूरा, ये ओरल ट्रेडिशन है उसको देख लो, ये ऐसा दिख रहा है ओरल ट्रेडिशन, ऐसा कोई वो फिजिकल चीज नहीं है बेसिकली। ओके, टेंजिबल मीन्स फिजिकल, इनटेंजिबल मीन्स नॉट फिजिकल। स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ये सारे स्टाइल्स भी हम लोग जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे को पास ऑन करते आ रहे हैं। एक एक कथकली डांसर अपने अपने जनरेशन में अपने लोगों को सिखाता है, वो आगे फॉरवर्ड होते जाता है। सो एक तरह से ये हमारा इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होता है। एंड वैसे ही दूसरे ट्रेडिशनल स्किल्स की बात करो, और दूसरी और उतनी कम्युनिटीज जो ये स्किल्स कस्टम्स को आगे लेके जाती है, दैट इज अवर इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये सारा कल्चर से रिलेटेड है हमारे। ओके, नेचुरल हेरिटेज क्या है? नेचुरल हेरिटेज यानी कि हमारा नेचर, जैसे नाम है उसका, इट इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की यहाँ पे बात करेंगे। इट इंक्लूड्स फ्लोरा, फौना, इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फो कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग द फ्लोरा फौना ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। तो फ्लोरा फौना क्या होता है? एकदम बचपन से आप ये वर्ड सुन रहे होंगे, फ्लोरा फौना इज नथिंग बट योर प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपके पर्टिकुलर रीजन का प्लांट्स एनिमल्स, दैट्स फ्लोरा, दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स यानी फौना, फ्लोरा फौना इसको बोलते हैं। दैट इज इकोलॉजी, क्या होता है? जहां पर ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट में, दैट इज इकोलॉजी। एंड जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अर्थ के शेप के हिसाब से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फ्लोरा फौना के, पर्टिकुलर रीजन के क्या उसकी वेराइटी है, तो उस बेसिस पे हम लोग ने इसको भी प्रिजर्व करना है। अलग अलग स्पीशीज के जानवर को बचाना है, टाइगर्स कम हो रहे, टाइगर्स को बचाना है, अलग अलग एलिफेंट की जाति उसको बचाना है, अलग अलग जो हमारे एक्सटिंक्ट ना हो जाए कोई स्पीशीज, तो हमें फ्लोरा फौना को बचाना है, अलग अलग वाइल्ड फ्लावर्स को बचाना है। सो ये हमें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? नेशनल पार्क्स क्रिएट करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट करते हैं। सो ये नेचुरल हेरिटेज को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। इट इज एसेंशियल, आगे पढ़ेंगे, इट इज एसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू प्रिजर्व अवर हेरिटेज। अब हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि ये सारी चीज को हम बचाएं। यूनेस्को, द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, हैज अनाउंस्ड सम डायरेक्टिव्स विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग द कल्चरल नेचुरल हेरिटेज। ऑन द बेसिस ऑफ दोस डायरेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ साइट्स एंड ट्रेडिशंस आर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज। सो यूनेस्को यानी सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है, ये यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड का, उसके अंदर सारे कंट्रीज इसके अंदर मिक्सअप होते हैं, तो उनका एक बॉडी है यूनेस्को, जो एजुकेशन से रिलेटेड, साइंटिफिक फील्ड से रिलेटेड एंड कल्चरल चीजों से रिलेटेड चीजों के ऊपर वो ध्यान देती है एंड वो प्रमोट करती है ये सारी चीजों को। तो वैसे ही उन्होंने एक डायरेक्टिव्स यानी एक फिक्स रूल्स डिसाइड किए हैं कि आपको ये फॉलो करना है। आपके यहाँ पे, आपके कंट्री में कोई अच्छी चीज है जो नेचुरल हेरिटेज है या कल्चरल हेरिटेज है, तो उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए ये फंड्स भी देती है, ये इसके लिए पैसे देती है, इसको मेंटेन करने के लिए, लोगों के लिए वो टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए, ताकि उससे इनकम जनरेट हो, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो लोगों के लिए। तो ये सारा चीज करती है। सो और उसको वो वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर करती है। वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि ये पूरे वर्ल्ड में ये इस चीज को हमें, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा हिस्ट्री को डिफाइन करता है, ये हमारा हेरिटेज है, ये हमारी संपत्ति है, इसे हमें प्रोटेक्ट करना है। दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर करती है। ओके, द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट्स, द खास
प्लेटू इन डिस्ट्रिक्ट सातारा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो खास प्लेटू बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटू है ये। यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर्स उगते हैं इन बिटवीन अगस्त टू सितंबर के टाइम पे। एक पीरियड है जब यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर्स उगते हैं एंड डिफरेंट वेराइटी ऑफ बटरफ्लाईज आते हैं यहाँ पर इन खास प्लेटू। तो इसको भी रिसेंटली यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया हुआ है। ओके एंड नीचे यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट ऑफ आपको ये दिए हुए हैं जहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको डिक्लेयर किए जो इंडिया में मौजूद है। सो पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि इंडियन ट्रेडिशन डिक्लेयर्ड एज ओरल इंटेंजिबल हेरिटेज। सो कौन सी कुटियट्टम, कुडियट्टम भी कहा जाता है। ये कुटियट्टम इसका पुराना नाम था, कुडियट्टम होता है संस्कृत थिएटर। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला कि कुडियट्टम जिसके अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशन बेस्ड पूरा काम होता है, मेकअप लगाया होता है। ओके सो ये इसको डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को ने कि इट इज अ हेरिटेज, ओरल हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज। इसको आपको प्रोटेक्ट करना है, इसको आपको आगे बढ़ाना है। इट मींस इसके कुछ स्कूल्स क्लासेस चलते रहने चाहिए कहीं ना कहीं। ओके वैसे ही ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग, रामलीला, रामलीला जैसे कि आपको पता होगा हमारे यहाँ तो कम देखने मिलता है बट उत्तर प्रदेश में रामलीला हर साल होती है कहीं ना कहीं। एक ग्रुप होता है पूरा 9 डेज 10 डेज वो परफॉर्म करता है कैसे रामायण में राम जी सीता को लेने जाते हैं श्रीलंका। सो ये सारी चीजें पूरा रामलीला में दिखाई जाती है। सो दैट इज अवर ट्रेडिशन, ये हमारा ट्रेडिशन का हिस्सा हो चुका है। इट इज अवर वर्ल्ड हेरिटेज अभी। ओके वैसे ही और रमान इज अ रिलीजियस फेस्टिवल। तो ये गढ़वाल, गढ़वाल यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड रीजन में गढ़वाल जो एक कास्ट है उसका एक फेस्टिवल, जब हार्वेस्ट फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं तो रिलीजियस हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए वो रमान सेलिब्रेट करते हैं। उनका एक फिक्स डांस है, उनका एक फिक्स वो हार्वेस्ट के लिए एक गॉड को पूजते हैं। तो उसका ये यहाँ पे बताया गया है। कलबेलिया, कलबेलिया इज अ सॉन्ग जो राजस्थान में जो डेजर्ट में परफॉर्म किए जाते हैं बहुत ही कलरफुल ड्रेसेस के साथ एंड मिरर वर्क होता है ड्रेसेस के ऊपर। सो दैट इज कलबेलिया सॉन्ग। आपने कहीं ना कहीं बॉलीवुड में हमने देखा होगा वो चीज। ओके सो फिर मोर इज छाऊ, छाऊ डांस ऑफ ईस्टर्न इंडिया, मुडियात, बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख। तो ये सारी अलग अलग चीजें आपको, योगा, योगा इज ऑल्सो हेरिटेज नाउ। योगा को इसलिए योगा डे भी आ चुका है। ओके एंड ये सारी चीजें हमारा कल्चर है, हमें इसे प्रमोट करना है, इसे बचाना है। हमारे यहाँ पे साइट्स कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कौन से कल्चरल साइट्स, दैट इज आगरा फोर्ट, अजंता एलोरा केव्स। तो ये सारे रॉक केव्स, रॉक का पूरा एक रॉक को कार्विंग करके पूरे अलग अलग ने केव्स बनाए हुए, अजंता एलोरा केव्स एंड बहुत ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स है वहां पे एंड बहुत ही देखने वाली चीज है। इट्स इन महाराष्ट्र। ओके अजंता एलोरा केव्स, सो इट्स इन औरंगाबाद, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स, देखने वाली चीज एकदम। ताजमहल आगरा में, तो ताजमहल भी सिंबल ऑफ लव जिसको हम बोलते हैं। सो ताजमहल भी, मैं ताजमहल पर्सनली गया हूं लाइफ में एक बार, बिलीव मी एक बार आपको ताजमहल जरूर देखना चाहिए। इट इज सो ब्यूटिफुल, सो मार्वेलस। यमुना नदी पीछे से बहती है, इट इज सो ह्यूज, बहुत बड़ा है ताजमहल, बहुत। उसका फाउंडेशन जो मेन ग्राउंड है जिसके ऊपर ताजमहल खड़ा है वो ही इतना बड़ा एरिया है। इट इज सो ब्यूटिफुल। सो मार्बल का पूरा उसके अंदर वर्क है एंड संगमरमर का पत्थर जिसे हम कहते हैं मार्बल, उसके अंदर उन्होंने फिश एंड जो डिजाइन किए वो मार्बल से स्टोन टू स्टोन चिपकाया गया है। ओके सो पेंट नहीं किया गया, वो मार्बल स्टोन अंदर उसके अंदर वो लोग ने लगाया हुआ है। सो वेरी ब्यूटीफुल वर्क ताजमहल एंड मेनी अदर्स, सन टेम्पल, चर्चेस ऑफ गोवा, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी अकबर जी ने फतेहपुर सिकरी क्रिएट की थी। इट वाज द कैपिटल ऑफ मुगल्स एट अ टाइम। ओके सो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, एलिफेंटा केव्स, ये तो हमारे यहाँ मुंबई में ही है, आप इजीली कभी भी जा सकते हो बोट से एलिफेंटा केव्स। सो ये सारी चीजें देखने वाली चीजें, इसको प्रोटेक्ट करनी चीजें, ये हमारा हिस्ट्री डिफाइन करती है। ओके फिर दूसरे यहाँ पे बहुत सारे साइट्स है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ओके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो हमारा है, सीएसटी, ये भी यूनेस्को ने डिक्लेयर किया हुआ है। इट इज अ वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट। इतना महान स्टेशन है, इसको आपको प्रोटेक्ट करना है। यूनेस्को, आपको वहां जाओगे तो यूनेस्को के बोर्ड मिलेंगे, आपको दिखने मिलेंगे। सो इट मीन्स यू आर सपोज टू मेंटेन इट, यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट इट। एंड नेशनल पार्क देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सारा नेचुरल हेरिटेज में आ गया, जिससे इसके अंदर अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ये सारी चीज को प्रोटेक्ट करना है। ओके
आगे बढ़ेंगे नाउ। एक देखो, एक फोटो भी दिख रहा है आपको, वेरुल, दैट इज एलोरा केव्स का फोटो है ये, कैलाशा टेम्पल वहां का। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Cultural and natural heritage management is one of the main aspects of applied history. The work of conservation and preservation of the cultural heritage falls under the jurisdiction of Archaeological Survey of India and India's State Department of Archaeology. So अब कहा गया है कि कल्चरल और नेशनल हेरिटेज मैनेजमेंट अप्लाइड हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसको प्रोटेक्ट करना, इसको सब कुछ ध्यान रखना, ये किसके अंडर आता है? जुरिस्डिक्शन यानी किसके अंडर आता है? आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया किसने चालू की थी? कनिंगम, अगर आपको याद होगा, अलेक्जेंडर कनिंगम ने यहाँ पे अपने यहाँ पे चालू किया था आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे यहाँ पे। ओके, सो उन्होंने ये चालू किया था एंड उनका आज की तारीख में जिम्मेदारी है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ये सारे साइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सारे साइट्स को टूरिज्म प्रमोट करना यहाँ पे, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, आसपास के लोग उससे उनकी कमाई हो उससे। ओके, एंड उसी के साथ बिसाइड दैट INTACH, that is Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, is actively working in this field. The work of conservation and preservation of cultural natural heritage requires participation of experts from various fields. तो अब इसको करने के लिए, ये सारी चीज करने के लिए हमें अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स लोग की जरूरत पड़ती है। हिस्टोरियंस अच्छे, आर्कियोलॉजिस्ट लोग, एंड ये सारे लोग चाहिए जो उसको प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे। उसको अगर कोई चीज अगर कोई फोर्ट है तो अगर टूट गया है तो उसे थोड़ा सा रिबिल्ड करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान देना है ऐसे रिबिल्ड नहीं करना है कि उसका ओरिजिनलिटी पूरा चला जाए। तो ये सब के लिए अच्छे आर्किटेक्चर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे जो उस चीज का नॉलेज रखते हैं, दैट इज द एक्सपर्ट्स, उनका हमें नीड है। और इससे जनरेट होता है और फील्ड्स, जो लोग ये स्टडी करेंगे उसके अंदर माहिर होंगे और ऐसे काम करेंगे। ओके, so let's read ahead. They need to be duly aware of the cultural, social, political histories of that heritage site. Principles of applied history are useful in creating the awareness among them. So ये कहते हैं कि अप्लाइड हिस्ट्री के हेल्प से ये सारे लोग एक्सपर्ट बन सकते हैं पर्टिकुलर चीज में, और ये सारी साइट्स को, ये सारे मॉन्यूमेंट्स को बचाने में, प्रिजर्व करने में, कंजर्व करने में, हेरिटेज को बचाने में काम आ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, खुद भी काम कर सकते हैं। Thus, operations necessary for conservation, preservation and development of the heritage site can be handled without causing any change in the original state. Just मैंने अभी आपको ये बात बोली कि पुराने साइट्स को, हेरिटेज साइट्स को बचाने, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कभी कभार उसे रीबिल्ड करना पड़ता है, उसे पैचअप करना पड़ता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो वो उस तरह से करना है कि उसकी ओरिजिनलिटी नहीं जली जानी चाहिए। अगर टूटे फोर्ट को पूरा बना दूंगा तो नया फोर्ट तो फिर पुराना का कोई वजूद नहीं रहेगा। सो ये चीज ध्यान रखनी है कि इट शुड नॉट कॉज एनी चेंज इन द ओरिजिनल स्टेट। ओके, फिर दूसरा चीज क्या है? द लोकल सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर एंड psychology of local people, challenges faced by them in the present situations and their expectations can be surveyed in the detail. तो अब ये बोल रहे कि आसपास के लोगों से उनकी लाइफ में क्या असर हुआ बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट उनके आसपास है। लाइक अब मैं ताजमहल जब देखने गया था, ताजमहल के आसपास का व्यू, वहां का मार्केट, वहां की गलियां, इतनी छोटी गलियां हैं आसपास, इतना कंजस्टेड एरिया है, आप सोचोगे नहीं, जब आपको ऑटो वाला वहां पे उतारेगा आप सोचोगे नहीं कि ये सही जगह पे उतारा है क्या मुझे, क्योंकि वो गली देख के आप सोचोगे नहीं कि ये ताजमहल की एंट्री ऐसी हो सकती बाहर की। ओके, सो ताजमहल के आसपास के लोग कैसे चेंज हुए, वो ताजमहल वहां पे है, उसकी वजह से उनकी लाइफ में क्या चेंज आया, उनके एम्प्लॉयमेंट, उनके थिंकिंग, उनके साइकोलॉजी में क्या फर्क पड़ा, ये सारी चीजें भी हमें सर्वे करनी चाहिए। तो इससे भी फिर से अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। Due precautions can be taken to avoid hurting sentiments of the local people while completing the projects of conservation, preservation and development of heritage site. तो अब जब हम कोई हेरिटेज साइट को प्रिजर्व कंजर्व करने जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है हम कोई ऐसी बात ना करे, ऐसा चीज ना करे, ऐसी कोई चेंजेस ना करे जिससे वहां के लोगों के सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शिवाजी महाराज के फोर्ट को अगर हम कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे तो हम सबको पता है शिवाजी महाराज हमारे दिल में कितने स्ट्रांगली हम उनको मानते हैं, खास करके महाराष्ट्र मराठी लोग उनको कितना मानते हैं। सो हमें वहां के लोकल लोगों को, हमें फोर्ट के यहाँ पे कुछ ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे
वहां के लोकल लोगों को बुरा लग सके। इनफैक्ट हमें उन्हें इंक्लूड करना चाहिए ताकि वो हमें वहां की जगह की हिस्ट्री डिटेल में बता सके और हमारी हेल्प कर सके, और उनका भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उनको हम पे करेंगे हमें हेल्प करने के लिए, राइट? तो उनका भी कामकाज चलेगा। पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेटेड, यही बात मैंने आपको बोल दी कि उनका पार्टिसिपेशन होना ज्यादा अच्छा होगा। Systematic plan can be designed to employ the local skills in a creative way and create the better opportunities of livelihood, और इस तरह से उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, उनकी लाइफ चलाने के लिए, लिवलीहुड यानी कि उनके कमाई रोजगार चलाने के लिए, उनका पेट चलाने के लिए, उनका घर चलाने के लिए भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अगर हम उनके लोकल स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स, तो इसी से रिलेटेड, ये तो बहुत सारे फील्ड इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, इससे एफिलिएटेड यानी जो नोन फील्ड्स है, इसके अलावा भी और है लेकिन ये नोन हम कुछ यहां पे देखेंगे, विच इज म्यूजियम, आर्काइव्स, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, मास मीडिया। सो ये सारे अलग अलग फील्ड्स के अंदर आपको काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री। म्यूजियम्स, आर्काइव्स में लोग जो काम करते हैं, क्यूरेटर्स जो होते हैं, जो इकट्ठा करते हैं सारी चीजें, इट्स कॉल्ड अ क्यूरेटर। सो ये जो होते हैं आर्काइव्स, हम पहले बात कर चुके हैं, आर्काइव्स यानी डेटा प्रिजर्व करके रखना फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो बहुत रेयर चीजें होती, रेयर डॉक्यूमेंट होता है, किसी का लेटर हो गया, समझो अगर गांधी जी ने कोई लेटर लिखा था तो वो लेटर बचा के रखना, दैट्स कॉल्ड आर्काइव, इट इज कॉल्ड आर्काइविंग। ओके, सो म्यूजियम्स, आर्काइव्स में काम जॉब हो सकता है, हिस्टोरिकल साइट प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन में काम हो सकता है, टूरिज्म, टूरिज्म प्रमोट किया जा सकता है अगर हम हिस्टोरिकल साइट्स की वैल्यू करें तो। हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म एक ही बात हो गया, यानी कि होटल्स, जहां पे टूरिस्ट स्पॉट होगा, अब जैसे ताजमहल है उसके आसपास कितनी होटल्स होगी, क्योंकि लोग ताजमहल देखने आएंगे, आगरा की सारी चीजें देखने आएंगे, तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, दैट इज हॉस्पिटैलिटी, यानी कि होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स होंगे वहां पे। एंटरटेनमेंट, मास मीडिया, तो ये भी मास मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें आ जाएगी इसके अंदर। सो न्यूज़पेपर्स वालों को भी कितना हिस्टोरिकल नॉलेज काम आ सकता है अपना पेपर चलाने में, एंड जो भी न्यूज है उससे रिलेटेड, जैसे रिपोर्टर्स लोग को कोई जगह पे जाते हैं, उनको कितना नॉलेज होना चाहिए वहां के लोगों का, वहां की जगह का, तो वो लाइव बात कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं। सो दैट इज मास मीडिया, तो इनको भी ये फील्ड में हेल्प होता है, एंटरटेनमेंट में भी हेल्प होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट अप्लाइड। फिर ये इंडियन म्यूजियम का यहाँ पे फोटो दिया है, इंडियन म्यूजियम के बारे में हम जान चुके थे, कोलकाता में ओपन किया गया था, एंड सेकंड चैप्टर में इसके बारे में हमने देखा था, थोड़ा सा पढ़ा था। ये नॉर्मल सा एक उनके डिटेल है, वो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू चैप्टर। नीचे हम देखेंगे एवरी फील्ड मेंशन्ड हियर, यहाँ पे जितनी फील्ड मेंशन की गई है, एक्सपर्ट पर्सनल स्पेशलाइज्ड स्किल जरूरी है। कौन से, जैसे कि आर्किटेक्चर्स चाहिए, बिल्ड करना है फिर से, इंजीनियर्स चाहिए, हिस्टोरियंस चाहिए, आर्कियोलॉजिस्ट चाहिए, म्यूजियम क्यूरेटर्स, देखो मैंने बोला था क्यूरेटर्स, म्यूजियम क्यूरेटर्स चाहिए, सोशियोलॉजिस्ट चाहिए, आर्काइव मैनेजमेंट प्रोफेशनल चाहिए, लीगल एक्सपर्ट्स चाहिए, स्किल्ड फोटोग्राफर्स चाहिए। तो ये कितने सारे फील्ड है, कितने सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कहा था कि अगर आपको ये चैप्टर एकदम मस्त दिल पे लग जाएगा तो इसके अंदर से आप कोई ना कोई हिस्ट्री को पसंद करके आप कोई ना कोई लाइफ में अपना कोई प्रोफेशन चूज कर लोगे, कोई ना कोई फील्ड चूज कर लोगे। सो दीज आर ऑल द फील्ड्स जिसके अंदर आप आगे जाके हिस्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, हिस्ट्री काम आ सकती है जहां पे आपको। द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम मेनी ऑफ द मोर फील्ड्स इज रिक्वायर्ड, इसके अलावा और बहुत सारे फील्ड से लोगों का हेल्प होता है। These experts needs to be adequate knowledge of ancient sites, historical background of the structure remains and artifacts। अब सबको, इन सबको क्या होना चाहिए कॉमन, सबको नॉलेज होना चाहिए हिस्ट्री का, इसीलिए हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको यहाँ पे पता पड़ा, और अप्लाई कैसे करेंगे अपनी लाइफ में, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो यहाँ पर ये चैप्टर में हमने पढ़ा। प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी क्रिएट वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोफेशनल्स, और इससे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी ये सारे प्रोफेशनल्स के लिए। इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट द रोल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री इन पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। तो यही बात मैंने आपको ऑलरेडी बोली कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने सीखा, हमने जाना हिस्ट्री कितनी जरूरी है, अप्लाइड हिस्ट्री क्या है, अप्लाइड हिस्ट्री का हम एप्लीकेशन अपने लाइफ में करके हमारे लाइफ को बेटर कैसे बनाएं, डेवलपमेंट कैसे करें, उससे कितनी अलग अलग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, एंड कितना इंटरेस्टिंग होता है। और इससे एक और चीज हमने जानी कि ये हमारी पब्लिक प्लेसेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा हक है, हमारा राइट है, उसको प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है,
उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, उससे वेंडलाइज नहीं करना चाहिए। वेंडलाइज यानी तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, कोई चीज बकवास लिखनी नहीं चाहिए। सो ये सारी बातें हमने सीखी इस चैप्टर में। होप आपको अच्छा लगा हो चैप्टर, होप आपको मजा आया हो चैप्टर में। एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सपोर्ट करिए। एंड ऐसे ही वीडियोस मैं बनाते रहूंगा, बेटर एंड बेटर। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साइनिंग आउट, थैंक यू, बाय, टेक केयर।